हेलो बच्चों। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, उसके बाद आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं लैक ऑपरॉन। तो लैक ऑपरॉन में फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि लैक ऑपरॉन है क्या। लैक ऑपरॉन में लैक जो है वो रिलेटेड है किससे? लैक्टोज से। लैक्टोज से रिलेटेड है। और लैक्टोज एक्चुअली क्या होता है? डाइसैकेराइड्स होते हैं। ये क्या होते हैं? ये डाइसैकेराइड्स होते हैं। ठीक है, डाइसैकेराइड्स मीन्स कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स होंगे वो दो होंगे। दो कौन से होंगे वो? जिसमें फर्स्ट आपका होगा ग्लूकोज, सेकंड आपका क्या होगा? ग्लैक्टोज होगा। ठीक है, दोनों जब बॉन्डिंग करते हैं तब जाकर क्या बनता है? लैक्टोज बनता है। तो ये जो लैक्टोज है, लैक्टोज के लैक से ही ये टर्म दिया गया है। ठीक है, और यहां पर लैक ओपोरॉन में जो सेकंड पार्ट है वो क्या है? ओपोरॉन। ओपोरॉन का मतलब जो है वो क्या है? ग्रुप ऑफ जीन्स। ग्रुप ऑफ जीन्स जिसके अंदर क्या क्या होंगे? रेगुलेटरी जीन होगा, प्रोमोटर जीन होगा, देन ऑपरेटर जीन होंगे। लास्ट में क्या होगा? स्ट्रक्चरल जीन होगा। ये जितने भी जीन्स हैं, ये जीन्स जब अपना वर्क करेंगे तो ये कुछ प्रोडक्ट बनाएंगे। उस प्रोडक्ट से क्या होगा? इस लैक्टोज का ब्रेकडाउन होगा, इसका कैटाबॉलिज्म होगा, जिससे क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगा। लेकिन ये सारी बातें कहाँ पे हो रही है? ये सारी बातें हो रही हैं ई कोलाई सेल के अंदर। ठीक है ना। देन इसके बाद से मैं तो वैसे लैक ऑपरॉन पूरा डिस्कस तो करूंगा ही, लेकिन लैक ऑपरॉन डिस्कस करने से पहले मैं चाह रहा हूं कि आपको थोड़ा सा लैक ऑपरॉन की हिस्ट्री के बारे में बताया जाए। तो लैक ऑपरॉन जो टर्म है, ठीक है, इलुसिडेट करने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो क्या हैं आपके? फ्रैंकोइस जैकब एंड जैकी मोनार्ड। जैकी मोनार्ड, ये साइंटिस्ट ने लैक ऑपरॉन को इलुसिडेट किया था। ठीक है, और इसके अलावा फर्स्ट टाइम जैकब एंड मोनार्ड ने ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेटरी सिस्टम एक्सप्लेन किया था फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको? मैंने बताया कि जो लैक ऑपरॉन है इसको डिस्कस करने वाले या इसको इलुसिडेट करने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो क्या हैं? जैकब एंड मोनार्ड हैं। और जैकब एंड मोनार्ड ने फर्स्ट टाइम ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटरी सिस्टम को डिफाइन किया। ठीक है, इसके बाद से मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो लैक ऑपरॉन है, लैक ऑपरॉन में हम लोग इस लैक ऑपरॉन को कहां पे पढ़ने वाले हैं? ई कोलाई में पढ़ने वाले हैं। ई कोलाई एक्चुअली है क्या? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। ये क्या है? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। सेल्स मैंने लिखा तो आप यहां पर बेटर होगा लिखना ऑर्गेनिज्म। ये क्या है? ये है आपका प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में जो ओपोरॉन है वो मैंने आपको बता ही दिया। यहां पर ओपोरॉन में जो जीन्स का जो फंक्शन है वो क्या है? प्रोटीन्स को बनाना और वो प्रोटीन जो बनेंगे वो एक से ज्यादा प्रोटीन बनेंगे। तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलीसिस्ट्रोनिक बोलेंगे। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मैं क्या बोल रहा हूं कि ओपोरॉन्स में कुछ जीन्स हैं। मैंने क्या बताया आपको? मैंने बताया इसमें रेगुलेटरी जीन है, इसमें प्रोमोटर जीन है, इसमें ऑपरेटर जीन है, इसमें स्ट्रक्चरल जीन्स हैं। तो ये सारे जीन्स मिलकर अपना टास्क करेंगे ये। ठीक है, मैंने पहले वाले लेक्चर में भी आपको बताया था कि जीन्स जो है एक टास्क कर सकते हैं, एक फंक्शन कर सकते हैं, या ग्रुप ऑफ फंक्शन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मेन फंक्शन है वो क्या है? लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म करना।
लेकिन मेटाबॉलिज्म जब करेंगे तो मेटाबॉलिज्म के लिए क्या चाहिए होगा, इस ओपरॉन में जो स्ट्रक्चरल जीन्स है ना, स्ट्रक्चरल जीन्स कुछ प्रोटीन्स बनाएंगे, उन प्रोटीन के हेल्प से जो है लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म होगा। ठीक है ना। तो थोड़ा ध्यान देते हैं हम लोग, यहाँ पर एक टर्म आएगा आपका पॉलीसिस्ट्रॉनिक टर्म आएगा। पॉलीसिस्ट्रॉनिक में आपको ये बताना है कि जो स्ट्रक्चरल जीन हैं, तो स्ट्रक्चरल जीन्स एक सिंगल एमआरएनए बनाएंगे और उस सिंगल एमआरएनए से प्रोटीन जो होंगे या पॉलीपेप्टाइड चेन जो होंगे वो अलग अलग बनेंगे, लेकिन उन सब का फंक्शन कहाँ पे है, लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म में। आप एक डायग्राम देखिए, उस डायग्राम से आपको ये चीज समझ में आएगा। आप देखो यहाँ पर एनसीईआरटी में ये डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। इस डायग्राम में एक पार्ट आपका क्या है, आई है, दूसरा पार्ट आपका क्या है, पी है, देन नेक्स्ट पार्ट क्या है आपका ओ, देन आपका क्या है जेड है, देन वाई, देन ए। ठीक है, ये 5 पार्ट्स हैं, ठीक है ना। इसको हम साइड में लिख सकते हैं। जो आई है वो क्या है, एक्चुअली रेगुलेटरी जीन है। आई क्या है, रेगुलेटरी जीन। पी जो है वो क्या है, प्रमोटर जीन है। ओ जो होंगे वो क्या होंगे, ओ जो लिखा गया यहाँ पे वो होगा आपका ऑपरेटर जीन। ठीक है। जेड जो पोर्शन है, जेड पोर्शन जब ट्रांसक्राइब और ट्रांसलेट होगा तो क्या बनाएगा, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। ठीक है, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। देन जो वाई है, वाई जीन, ठीक है, वाई जीन जो है वो ये बनाएगा क्या आपका परमिएज बनाएगा। देन ए जो है वो बनाएगा क्या आपका ट्रांस एसिटाइलेज, ट्रांस एसिटाइलेज। ठीक है ना। ये जितने भी जीन्स के पार्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग उनके मैंने नेम लिख दिया है। ये आपको लर्न करना होता है क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं कि एक्चुअली ये आई क्या करेगा, ठीक है, या पी क्या है, ओ क्या है, जेड क्या है, वाई क्या है, ए क्या है। इनके जो है फंक्शन, इनसे रिलेटेड जो नेम है वो आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है। अब ध्यान ये देना है कि ये तीनों के तीनों क्या हैं, स्ट्रक्चरल जीन है। ये क्या है, स्ट्रक्चरल जीन है। ये क्या है, स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन है ये। अब इसमें एक चीज आपको ध्यान देना होगा कि ये जो आई है ना, ठीक है, आई जो है वो रेगुलेटरी जीन बनाएगा और रेगुलेटरी जीन से जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा क्या, रिप्रेशर प्रोटीन बनेगा। क्या बनेगा, रिप्रेशर प्रोटीन। ठीक है, ये जो रिप्रेशर प्रोटीन होगा, ठीक है, इसका काम जो है वो रिप्रेस करना, मतलब कि प्रोसेस को रोकना। ठीक है, अगर ये अपना प्रोडक्ट बनाएगा और जाकर उस जगह पे बाइंड कर जाएगा जहां पर ऑपरेटर होता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि लैक ऑपरॉन का एक्सप्रेशन रुक जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका जो, इसके प्रोडक्ट का जो नाम है वो क्या है, रिप्रेशर प्रोटीन। और बन किससे रहा है, आई जीन से। आई को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेगुलेटरी जीन। और रेगुलेटरी जीन जो होते हैं वो पॉजिटिव फंक्शन के लिए भी होते हैं और नेगेटिव फंक्शन के लिए भी होते हैं। अगर पॉजिटिव फंक्शन के लिए होगा तो वो एक्टिवेटर टाइप के प्रोटीन्स बनाएंगे और नेगेटिव फंक्शन के लिए होंगे तो रिप्रेशर प्रोटीन बनाएंगे। ठीक है ना। तो ये बात को समझिएगा। और मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी में जब आप डायग्राम को देखेंगे, मैं भी वो डायग्राम आपको डिटेल बताऊंगा अभी, जस्ट आगे आगे मैं जैसे जैसे लेक्चर के आगे जाऊंगा तो आपको वो चीजें पता चलेंगी। तो आपको उसमें मिलेगा इंड्यूसर टर्म। क्या पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में आपको मिलेगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे आई का मतलब आपको निकालना क्या है, यहाँ पर वो प्रोटीन जो इनहिबिटर की तरह काम करे, जो इनहिबिटर की तरह फंक्शन करे, ना कि इंड्यूसर की तरह। क्योंकि इंड्यूसर भी एक टर्म आएगा और इंड्यूसर यहाँ पर क्या होगा, लैक्टोज। तो उससे आपको लेना देना नहीं है अभी। मतलब इस आई से अगर कोई कुछ आपको समझना है तो वो क्या समझना है कि ये आई जो है इनहिबिटर से लिया गया है, प्रोसेस को रोकने से लिया गया है, ना कि एक्टिव इंड्यूसर से लिया गया है, ना कि इंड्यूसर से लिया गया है इसको। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फिर से मैं पूरे जो भी अभी तक मैंने आपको बताया उस पर एक बार फिर से गौर करता हूं। मैंने आपको बताया, ठीक है, यहां पर आप स्टार्टिंग में आपको बताया कि लैक ऑपरॉन में जो लैक है वो कहां से लिया गया है, वो लिया गया है लैक्टोज से लिया गया है।
लैक्टोज क्या होते हैं? डाइसैकेराइड्स होते हैं, और डाइसैकेराइड्स है तो इसके अंदर नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स कितने होंगे? 2 होंगे, ग्लूकोज और गैलेक्टोज होंगे। इनके अलावा यहाँ पर जो टर्म है वो है ओपोरान, और ओपोरान का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ जीन्स। ग्रुप ऑफ जीन्स में जो जीन्स के नेम है वो है रेगुलेटरी जीन, प्रमोटर जीन, ऑपरेटर जीन और स्ट्रक्चरल जीन, जो कि मैंने अभी डायग्राम में आपको दिखाया। ये आप देख सकते हो डायग्राम में, ठीक है। ये क्या है? आपके रेगुलेटरी जीन है, ये प्रमोटर, ये ऑपरेटर, और ये तीनों हैं स्ट्रक्चरल जीन, जिनका अलग अलग इंडिविजुअल प्रोडक्ट है या उनका इंडिविजुअल अपना एक फंक्शन भी है, लेकिन सब मिला के क्या करेंगे? ये चीज ध्यान दीजिएगा, सारे जीन्स जो हैं स्ट्रक्चरल जीन्स वो क्या करेंगे? वो लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो 3 बन रहे हैं एक mRNA से, तो यहाँ पर ये भी आप बताएंगे कि यहाँ पे जो सिस्ट्रॉन फॉलो हो रहा है वो कौन सा हो रहा है? पॉलीसिस्ट्रॉनिक हो रहा है। एक बार ध्यान दीजिएगा, जैसे सपोज करिए कि ये जो है आपका, जैसे जेड है, जेड जो है, जेड वाई और ए, ये ट्रांसक्राइब करेंगे तो क्या बनेगा? आपका सिंगल mRNA बनेगा, सिंगल mRNA, ठीक है। अब इस सिंगल mRNA से 3 अलग अलग प्रोटीन बनेंगे, ध्यान दीजिएगा, 3 अलग अलग टाइप के प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड चेन। एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो पॉलीपेप्टाइड चेन लिखा होगा, कोई बात नहीं, पॉलीपेप्टाइड चेन से ही तो आगे प्रोटीन बनेगा। तो जो पहला जो है होगा प्रोडक्ट वो क्या होगा? बीटा ग्लैक्टोसाइडेज होगा। ये क्या होगा? बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। सेकंड जो होगा वो क्या होगा? आपका परमिएज होगा, ठीक है। तीसरा जो है ये होगा ट्रांस एसिटाइलेज, ठीक है। ये 3 प्रोडक्ट है, और जब भी ऐसा दिखे, ठीक है ना, जब भी ऐसा दिखे कि mRNA एक है और लेकिन उससे बनने वाले जो प्रोडक्ट है वो एक से ज्यादा है, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीसिस्ट्रॉनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीसिस्ट्रॉनिक हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये भी ध्यान दीजिए कि जब आरएनए बनता है तो उस प्रोसेस का नाम क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन। क्या होता है उस प्रोसेस का नाम? ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और जब mRNA से ये प्रोटीन बनते हैं तो प्रोसेस का नाम क्या होता है? ट्रांसलेशन। ये भी ध्यान दीजिए आप, ठीक है। ये चीज बेसिक आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है। इसके आगे मैं डिटेल पूरा जो स्टेप है मैं आपको बता रहा हूं, पूरी कहानी, ठीक है। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज में एक स्टोरी बना लेते हैं कि जैसे कि सपोज करिए कि ये कल्चर मीडियम है, ठीक है। इस कल्चर मीडियम के अंदर हम लोगों ने क्या लिया है? न्यूट्रिएंट्स ले लिया, समथिंग कुछ न्यूट्रिएंट्स ले लिया हम लोगों ने, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स जब लिया हम लोगों ने तो साथ में वहां पे क्या ले लिया? ई कोलाई। यहां पे मैं साइड में लिख रहा हूं क्या चीज? ई कोलाई में लिख रहा हूं, ठीक है। अब इस मीडियम में 2 कंडीशन देंगे। फर्स्ट जो कंडीशन होगी, फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, फर्स्ट जो कंडीशन होगी वो होगा क्या? एब्सेंस ऑफ लैक्टोज होगा। क्या होगा? एब्सेंस ऑफ लैक्टोज होगा, ठीक है, जिसको हम लोगों ने और क्या नाम दिया है? इंड्यूसर नाम दिया है, ठीक है। सेकेंड जो कंडीशन होगी वो क्या होगा? प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, ठीक है। ये कंडीशंस हैं, अलग अलग कंडीशंस में जो है हमारे जो है रिजल्ट्स अलग अलग होंगे, ठीक है। 2 कंडीशन ले रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, लैक्टोज जो है ये एक तरीके से क्या है? कार्बन सोर्स है। क्या है? कार्बन सोर्स है। और डायरेक्टली बोलें तो एक तरीके से क्या है? ये एनर्जी सोर्स है। ये क्या है? एनर्जी सोर्स है। तो ये अगर कार्बन सोर्स है या एनर्जी सोर्स है तो इस एनर्जी सोर्स का इक्वलाइज सेल करेगा क्या? इसको यूज करेगा, अपने लिए यूज करेगा। जब आप इसको न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में देंगे तो इनको ये अपने सेल के अंदर या अपने बॉडी के अंदर लेगा ये, ठीक है। लेने के बाद इस लैक्टोज का ब्रेक डाउन करेगा। इस बात को जरा समझिए। सपोज करिए यहां पर ये लैक्टोज है, लैक्टोज चला गया कहां पर? लैक्टोज चला गया इनसाइड द ई कोलाई, ठीक है, ई कोलाई के अंदर चला गया। अब वहां पर क्या होगा? ध्यान देना होगा आपको।
ठीक है, वहां पर क्या होगा, लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस होगा। क्या होगा, लैक्टोज हाइड्रोलिसिस होगा। नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम लोग। लैक्टोज का जब हाइड्रोलिसिस होगा तो ये किस में कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में, ठीक है, और देन गैलेक्टोज में ये कन्वर्ट होगा। ठीक है, अगर ये मतलब कन्वर्ट नहीं होगा, आप बोल सकते हैं कि अपने यूनिट्स में ये टूट जाएंगे, और इसी टूटने को हम लोग एनसीईआरटी में क्या पढ़ रहे हैं, हाइड्रोलिसिस पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, हाइड्रोलिसिस। हाँ, इस हाइड्रोलिसिस में जो एंजाइम यूज होगा वो कौन सा होगा, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज होगा, जिसका दूसरा जो नाम होता है वो क्या होता है, लैक्टेज। कभी आपने अगर डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा तो वहां पर ये नाम मिला होगा, लैक्टेज। इसमें ASE लास्ट में है और यहां पर क्या है, OSE है। तो ये तो हो गया आपका सबस्ट्रेट, ये क्या हो गया आपका सबस्ट्रेट हो गया, और ये क्या हो गया, एंजाइम हो गया। ठीक है, अब ध्यान ये देना है कि ये एंजाइम कहां से बना है, तो ये एंजाइम जेड स्ट्रक्चरल जीन से बना है। किससे बना है, जेड स्ट्रक्चरल जीन से ये एंजाइम बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो जेड स्ट्रक्चरल जीन है, जब ये ट्रांसक्राइब और ट्रांसलेट होगा तभी तो ये बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम बनेगा। ठीक है, और जब बनेगा तो यही क्या करेगा, ई कोलाई सेल के अंदर जो आया हुआ लैक्टोज है, मेरी बात को समझिएगा, ई कोलाई सेल के अंदर लैक्टोज आएगा, फिर उसकी हाइड्रोलिसिस होगी और फिर अपनी यूनिट्स में वो ब्रेक होंगे। ठीक है, दूसरा जो चीज है वो क्या है कि जो आपका लैक्टोज है, लैक्टोज की एंट्री कैसे ई कोलाई सेल के अंदर होगी, ये भी एक मुद्दा है। फिर से एक नेक्स्ट पेज पे देखते हैं इसको। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, एंट्री ऑफ लैक्टोज। एंट्री ऑफ लैक्टोज एक्चुअली कैसे होगा, जो आज का वीडियो लेक्चर बन रहा है, एक्चुअली मैं मोबाइल से रिकॉर्ड करके बना रहा हूँ। ठीक है, इसके पहले प्रॉपर कैमरे से हो रहा था, तो शायद थोड़ा सा मतलब विजिबिलिटी वगैरह का इशू हो आपको, लेकिन आई थिंक अच्छा मोबाइल है तो रिकॉर्डिंग अच्छी हो रही होगी और वॉइस तो क्लियर आ रहा होगा आपको। ठीक है, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि हमारा एक पर्पस है इस वीडियो को बनाने का, और उस पर्पस में आई होप मैं सफल हो जाऊं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, एंट्री ऑफ लैक्टोज कहां पर, इनसाइड द ई कोलाई। ई कोलाई जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर। तो सपोज करिए कि ये कोई ई कोलाई सेल है और इसके चारों तरफ क्या है, इसके चारों तरफ लैक्टोज पड़े हुए हैं। क्या है, लैक्टोज पड़े हुए हैं, और ई कोलाई सेल के मेम्ब्रेन पर क्या है, परमिएज। क्या है, परमिएज। तो परमिएज क्या है, एक तरीके से ट्रांसपोर्टर है। ये क्या है, ट्रांसपोर्टर है। ये क्या है, ट्रांसपोर्टर। ठीक है, ट्रांसपोर्टर मतलब कि ऐसा कोई प्रोटीन या ऐसा कोई चैनल जो क्या करता होगा, जो लैक्टोज को ई कोलाई सेल के बॉडी में या उसके अंदर जो है एंट्री कराता होगा। ठीक है, तो लैक्टोज जो है, यहां पे ध्यान दीजिए, लैक्टोज यूं गया इसके हेल्प से, ठीक है, परमिएज के हेल्प से। ठीक है, अब यहां पर एक क्वेश्चन अराइज होता है, क्वेश्चन ये अराइज होता है कि परमिएज तो अभी बना ही नहीं है, क्योंकि परमिएज कब बनेगा, जब वाई वाला जो जीन है, मैं एक बार दिखाता हूं आपको फिर से। ठीक है, ये जो वाई जीन है, जब ये एक्सप्रेस करेगा तब परमिएज बनेगा। ठीक है, तो ये जो परमिएज है ये हमेशा ओपन रहता है। ठीक है, ये एक्सप्रेस करे या ना करे, ZYA एक्सप्रेस करे ना करे, लेकिन ठीक है, मतलब ये प्रोसेस रुक जाए या ना रुके, ठीक है, हर कंडीशन में परमिएज थोड़ा हमेशा रहता है। आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में लिखा होगा ऑल द टाइम्स इट एक्सप्रेस या फॉर्म, ठीक है, एट कांस्टेंट अमाउंट, मतलब थोड़ी मात्रा में परमिएज हमेशा रहता है। ठीक है, और यही चीज आगे भी मैं बताऊंगा किसके लिए, रिप्रेशर प्रोटीन्स के लिए। रिप्रेशर प्रोटीन्स भी हमेशा बनते रहते हैं, वहां पर भी आप जब पढ़ेंगे एनसीईआरटी तो लिखा हुआ है कि ऑल द टाइम्स कंस्टिट्यूटिवली फॉर्म, मतलब हमेशा बनते हैं। तो रिप्रेशर प्रोटीन की कहानी तो हम अभी बताएंगे। अभी हम कहानी किसकी बता रहे हैं कि जो वाई का प्रोडक्ट है परमिएज, ये जो परमिएज है ये हमेशा थोड़ा बहुत बनता रहेगा, चाहे ये सब एक्सप्रेस करे या ना करे। वापस आते हैं हम लोग।
वापस हम लोग कहां पे थे, वापस हम लोग यहां पे थे। तो सपोज करिए कि परमेज थोड़ा बहुत है, जो भी है, उसकी मदद से लैक्टोज अंदर आ रहा है, लैक्टोज अंदर आ रहा है, ठीक है, लैक्टोज आ गया। अब लैक्टोज के यहां आने से क्या होगा, जो लैक ऑपरॉन है वो एक्सप्रेस करेगा, पॉजिटिवली एक्सप्रेस कर लेगा वो, ठीक है ना। डायग्राम में वापस आते हैं, ध्यान दीजिए, ये हमारा कंप्लीट क्या है, लैक ऑपरॉन का डायग्राम है, ठीक है, जिसमें ये क्या है आई, ये क्या है पी, ये क्या है ओ, फिर थोड़ा सा स्पेस देंगे, इसको बोलेंगे जेड, इसको बोलेंगे वाई, इसको बोलेंगे ए, ठीक है। अब जो आई है, आई के बारे में मैंने क्या बताया कि ये आई जो जीन है ये हमेशा मतलब ये यहां पर क्या कर रहा है, प्रोसेस को रोकेगा, तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा रिप्रेशर प्रोटीन। ध्यान दीजिएगा, आई का पहले क्या बनेगा, रिप्रेशर आरएनए बनेगा, क्या बनेगा, रिप्रेशर आरएनए बनेगा, ठीक है। फिर इससे क्या बनेगा आपका टेट्रामेरिक है रिप्रेशर रिप्रेशर प्रोटीन बनेगा, जो किस फॉर्म में है, टेट्रामेरिक, मतलब इसके अंदर जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं वो 4 हैं ये, ठीक है। अच्छा, ये हमेशा कहां पे बाइंड करने की कोशिश करेंगे, ये बाइंड करने की कोशिश करेंगे ऑपरेटर रीजन पे, ठीक है। ओ मैंने ऑलरेडी बताया है क्या है ये, ऑपरेटर, ऑपरेटर सॉरी ये बार बार कुछ परेशान कर रहा है बोर्ड, तो इसके लिए मैं सॉरी बोलना चाह रहा हूं, क्योंकि अब कुछ भी हो जा रहा है सडनली तो मैं उसको कंट्रोल कैसे करूं। देखिए ऑपरेटर रीजन है, तो ऑपरेटर रीजन पे ये रिप्रेशर प्रोटीन बाइंड कर रहा है। रिप्रेशर प्रोटीन का एक हम अलग कलर दे देते हैं जिससे आपको समझना आसान हो, इसको हम वायलेट कलर से दे दिए कलर, ठीक है ना। और यहां पर भी बना दिए कि ये आकर यहाँ पे बाइंड कर रहा है, ठीक है, बाइंड कर रहा है, ये बाइंड कर रहा है, टेट्रामेरिक है ना, तो यहां आके बाइंड किया, ठीक है। अब होगा क्या, ध्यान देना आप लोग, अब आएगा आपका आरएनए पॉलीमरेज। सपोज करिए कि ये क्या है आपका आरएनए पॉलीमरेज है, तो आरएनए पॉलीमरेज यहां जब बाइंड करेगा तो ये आगे ये जा नहीं सकता है, क्योंकि आगे क्या है आपका रिप्रेशर प्रोटीन, ये क्या है, ये है आपका रिप्रेशर प्रोटीन। तो इसके बाइंड होने से क्या होगा, इसके बाइंड होने से क्या होगा कि ये आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं जाएगा, देन उस कंडीशन में above all the structural gene does not express में दोनों चीजें आ जाएंगी, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ठीक है। प्रोडक्ट नहीं बना तो अब क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि रिप्रेशर की वजह से ये प्रोडक्ट नहीं बना, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव रेगुलेशन ऑफ, सॉरी ये बार बार परेशान कर रहा है, नेगेटिव, हम लोग बोर्ड से काफी स्ट्रगल कर रहे हैं 2 दिन से, मैं आप इसको नेगेटिव मत लेना, नेगेटिव क्या हो रहा है, रेगुलेशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको आप, नेगेटिव। यहां से हटाकर हम यहां पर लिखने की कोशिश करते हैं एक बार, नेगेटिव
रेगुलेशन बोलेंगे इसको आप, ठीक है ना। ये नेगेटिव काम कर रहा है, ठीक है, क्लियर। अब दूसरा कंडीशन जो आएगा उसमें करना क्या है आपको, ठीक है, एक बार फिर से ध्यान दीजिए आगे आकर। दूसरा जो कंडीशन होगा वहां पर सब कुछ ये सारी चीजें तो वैसे ही रहेंगी, ठीक है, जेड वाई एंड ए, ठीक है। यहां पर वैसे ही एक आरएनए बनेगा, रिप्रेशर आरएनए, रिप्रेशर आरएनए, फिर इससे क्या बनेगा, रिप्रेशर प्रोटीन बनेगा, ठीक है, जो कैसा होगा, टेट्रामेरिक होगा। कैसा होगा ये, टेट्रामेरिक होगा। अब आपको भी बताया है कि लैक्टोज जब आ जाता है ई कोलाई सेल के अंदर तो वो एक्चुअली करेगा क्या। तो लैक्टोज, सपोज करिए यहां पे मैं कलर को चेंज करके लैक्टोज को दिखाता हूं, ये लैक्टोज है, ठीक है, जिसको हम लोगों ने एक और नाम दिया है, क्या नाम दिया है, इंड्यूसर। इंड्यूसर नेम इसलिए दिया है क्योंकि ये जो इंड्यूसर है ये प्रोसेस को कराता है, मतलब इसके वजह से फंक्शन होगा, पूरा टास्क कंप्लीट होगा। तो ये जो है लैक्टोज यहां पर आकर इनसे बाइंड कर जाएंगे, मतलब कि ये रिप्रेशर प्रोटीन क्या होगा, इंगेज, ठीक है। ये फ्री नहीं है कि जाकर वहां पर ऑपरेटर रीजन पे बाइंड करे। ये ध्यान दीजिएगा, मैं पहले बताया हूं प्रीवियस लेक्चर में कि जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर एक तरह का रेगुलेटरी सीक्वेंस है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऑपरेटर जो है वो रेगुलेटरी सीक्वेंस है, वो जीन नहीं है, ये दिमाग में रखिए आप, वो सीक्वेंस है। और उस सीक्वेंस पर ये जब बाइंड करता है तो आगे का सारा ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। जब नहीं बाइंड करेगा तो होगा क्या, ध्यान दीजिएगा, होगा क्या कि जो आरएनए पॉलीमरेज है, ठीक है, ये आरएनए पॉलीमरेज है, ये आगे जाएगा, ठीक है, आगे ये मूव करेगा और ये तीनों जो स्ट्रक्चरल जीन्स हैं इनसे क्या बनेगा, एक सिंगल एमआरएनए बनेगा, ठीक है, सिंगल एमआरएनए बनेगा, ठीक है, ठीक है। अब इनसे आगे क्या होने वाला है, तीन अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज परमिएज ट्रांस एसिटाइलेज, ये बनेगा आपका, ठीक है। लेकिन बन क्या रहा है, उस वो कंडीशन को आप समझिए। लैक्टोज आकर रिप्रेशर प्रोटीन को इंगेज कर दिया है, इंगेज करने से क्या हो रहा है कि आरएनए पॉलीमरेज जब आ रहा है बाइंड करने के तो आसानी से बाइंड करके आगे वो प्रोसीड कर रहा है, और प्रोसीड कर रहा है तब जाकर ये प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। जबकि इसके पहले जब लैक्टोज नहीं था तो क्या हो रहा था कि रिप्रेशर प्रोटीन फ्री रहता है और वो आकर यहाँ पर बाइंड कर जाता है, ठीक है। अच्छा, लैक्टोज के रहने से काम पॉजिटिव हो रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है, इंड्यूसर। क्या है, इंड्यूसर। और इसके अलावा जैसे लैक्टोज क्या है, मिल्क में पाए जाते हैं, तो बार बार मिल्क से लैक्टोज को निकालना, वहां से एक्सट्रैक्ट करना एक तरीके से एक डिफिकल्ट टास्क है। तो हम जो है एक्सपेरिमेंटल पर्पज से लैक्टोज की जगह एलो लैक्टोज को भी हम ले लेते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, जो ये लैक्टोज है इसके जगह अगर दूसरा हम एक नाम लिखना चाहें तो वो क्या होगा आपका, एलो लैक्टोज, ये ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। इससे हम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, इसमें एक कंडीशन ये आती है कि भाई लैक्टोज है, लैक्टोज अंदर जा रहा है, परमिएज की हेल्प से जा रहा है अंदर, वहां पे फिर बीटा गैलेक्टोसाइडेज उसको हाइड्रोलाइज कर दे रहा है, फिर उस ग्लूकोज और गैलेक्टोज से एनर्जी बन रही है, उसके ब्रेकडाउन से बन रहा है, ठीक है। तो ये कहानी लैक्टोज तक तो सही है। जब आपको कंडीशन दिया जाए कि लैक्टोज के साथ साथ अगर मीडियम के अंदर ग्लूकोज डाल दिया जाए तो क्या होगा, तो उस कंडीशन में लैक्टोज की एंट्री नहीं होगी, ग्लूकोज डायरेक्ट मिलेगा ई कोलाई सेल को।
तो डायरेक्ट क्या करेगा, उसका ब्रेक डाउन करके उसका सेलुलर रेस्पिरेशन करके एनर्जी बनाएगा। क्यों वो लैक्टोज को अंदर लेके जाएगा, फिर उसको तोड़ेगा, देन ग्लूकोज और गैलेक्टोज इंडिविजुअल फिर से ब्रेक डाउन होंगे। तो ये टास्क थोड़ा बड़ा है। तो ये टास्क तभी चलेगा जब उस मीडियम के अंदर जहां पर आप ई कोलाई सेल को रखे हैं वहां पर लैक्टोज की मात्रा या तो ज्यादा हो या केवल लैक्टोज हो, तब लैक्टोज का काम होगा, मतलब उसका मेटाबॉलिज्म होगा। लैक ओपोरॉन जो ये समझ रहे हैं ये चलेगा। और अगर ग्लूकोज बाय द वे मीडियम में आपने ले लिया है तो ग्लूकोज के रहने से लैक्टोज की ना एंट्री होगी ना उसका ब्रेक डाउन होगा। ये खास बात है आपके लिए, ठीक है। अब एक चीज और एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ये लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म कब तक चलेगा, जब तक कि लैक्टोज खत्म नहीं हो जाएगा, ठीक है। लैक ओपोरॉन का जो वर्क है या लैक्टोज का जो मेटाबॉलिज्म है वो कब तक चलेगा, जब तक कि लैक्टोज का कंजम्पशन ना हो जाए। जब लैक्टोज कंज्यूम हो जाएगा तब जाकर लैक ओपोरॉन स्टॉप होगा। तो ये थोड़े से लास्ट के जो 2-3 पॉइंट्स मैंने बताए हैं इस पे थोड़ा गौर करिएगा कि लैक्टोज अगर है तो लैक्टोज केवल ब्रेक डाउन होगा, लैक्टोज अगर ग्लूकोज के साथ है तो ग्लूकोज प्रीफर्ड है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट समझिएगा। इसके बाद से एक पॉइंट है कि लास्ट में एनसीईआरटी की लास्ट लाइन में लिखी गई है कि लैक ओपोरॉन में पॉजिटिव रेगुलेशन कैसे हो सकता है। तो ये समझ लीजिए थोड़ा सा, जब आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर रीजन पे बाइंड करने जाता है फॉर एक्सप्रेशन, जीन एक्सप्रेशन, तो उस कंडीशन में अगर रिप्रेशर प्रोटीन यहां पे नहीं बाइंड कर रहा है, ऑपरेटर पे नहीं बाइंड कर रहा है, तो एक प्रोटीन उसको हेल्प करता है। उस प्रोटीन का नाम क्या है, मैं एक बार क्लियर नाम लिखता हूं। उस प्रोटीन का नाम है कैप। क्या है, कैप, ठीक है। कैप का मतलब क्या है, कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन, ठीक है। ये एक प्रोटीन है जिसको एनसीईआरटी ने पिछले वाले टॉपिक में क्या बोल रखा है, मैंने बताया भी था, इसको बोल रखा है एसेसरी प्रोटीन। क्या बोल रखा है, एसेसरी प्रोटीन इसको बोल रखा है। तो इसके साथ एक और चीज बाइंड होती है, वो क्या है, साइक्लिक एएमपी। 11th में आपने पढ़ा होगा केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, साइक्लिक एएमपी मतलब एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। दोनों मिलके क्या बनाते हैं, ध्यान दीजिए, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, CAMP कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, ठीक है। क्या बनाएंगे, ये कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है ये ज्यादा बनेगा, ठीक है, इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, तो यहां पर आएगा, ठीक है। और आरएनए पॉलीमरेज को ज्यादा से ज्यादा जल्दी, ठीक है, इफिशियंसी के साथ उस जगह पे बाइंड कराने की कोशिश करेगा जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा। ये ध्यान दीजिएगा, ये पिछले मतलब टॉपिक में मैंने बताया था कि ये जो एसेसरी प्रोटीन होते हैं, एसेसरी प्रोटीन कौन सा है, यहाँ पर CAP है। तो CAP अगर यहाँ पे मौजूद है सेल के अंदर तो वो क्या कराएगा, आरएनए पॉलीमरेज को उस जगह पे बाइंड कराएगा जहां से ये ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। तो ये बात भी आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट आपका ये टॉपिक हो चुका है, ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कि ग्लूकोज के रहने से क्या लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म होगा, इस पे ध्यान दीजिएगा। और जैसे अभी मैंने बताया कि यहाँ पे पॉजिटिव रेगुलेशन हो सकता है, तो आप बताएंगे कि CAP एक प्रोटीन है जो CAMP कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड करके इस आरएनए पॉलीमरेज को ज्यादा एफिशिएंसी के साथ उस जगह पे बाइंड करवाता है जिससे ये प्रोसेस आसानी से हो सके, मतलब एक्सप्रेशन आसानी से हो सके, ठीक है। बाकी स्टार्टिंग की जो हिस्ट्री वाली पार्ट है उसमें आपको बता ही दिया कि इस जो लैक ओपोरॉन को फर्स्ट टाइम इलुसिडेट जो करने वाले व्यक्ति हैं वो कौन है, जैकब एंड मोनार्ड है, जिन्होंने फर्स्ट टाइम ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटरी सिस्टम को भी एक्सप्लेन किया है। एक और पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा कि जो आई का मतलब है, आई का मतलब आपको निकालना है नेगेटिव, मतलब कि इंडिबिटर के रूप में इसका मीनिंग निकालना है, ना कि उसको इंड्यूसर के रूप में मीनिंग निकालना है। इंड्यूसर अगर वर्ड आपको अप्लाई मतलब समझना है तो इंड्यूसर के लिए आप लैक्टोज को फोकस कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और बहुत मुश्किलों से आज ये लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है। प्रॉपर जो यहाँ पर सिस्टम लगा हुआ था वो सिस्टम आज फेल कर गया, कुछ सॉफ्टवेयर ओपनिंग में प्रॉब्लम आ रहे थे, इसलिए मैंने ये मोबाइल से आज रिकॉर्ड किया, ठीक है। इसलिए थोड़ी सी परेशानियां हुई लिखने वगैरह में, मुझे थोड़ा सा कंफर्ट लेवल मेरा कम था आज। ओके, थैंक यू। प्रॉब्लम्स तो आते रहते हैं लेकिन प्रॉब्लम को फेस करना अपना काम है और आगे बढ़ना है उससे। ओके, थैंक यू।